जय हिंद। दोस्तों, आज सफलता की कहानी सीरीज में जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो ममता मैम है, जिन्होंने कठिन मेहनत करके शानदार सफलता पाई है। तो सफलता की कहानी में सबसे पहले तो ममता मैम को बहुत बहुत बधाई। और ममता मैम, आपने इस सफलता को किस तरह पाई है? प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी सफलता के श्रेय में सबसे पहले अपने माता पिता, अपने पति और आपको इसका श्रेय देना चाहूंगी। धन्यवाद। और जो मेरी मेहनत है वो बाद में है सर। और मैं ये मानती हूँ कि जो मैं वर्किंग हूँ, तो इसलिए मेरे पास समय की कमी रहती है। जो निरंतरता होती है वो हमेशा जो है सफलता के लिए एक बहुत आवश्यक पहलू है सफलता का। जब हमें सफलता तक जा पहुंचना होता है तो उसके लिए हमें एक निरंतर प्रयास जारी रखना पड़ता है। मेरी निरंतरता कुछ छूट गई थी बीच में, जो मैंने आपकी क्लासेस में आके वापस पाई। इसका श्रेय आपको पहुंच जाता है सर। जो 2 घंटे मैं आपको पढ़ती हर दिन देती हूँ, उसका मुझे ये प्रतिफल के रूप में ये रिजल्ट मिला है सर। ममता मैम, किस तरह बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि सर मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, खास करके जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जॉब होते हैं। तो आपने किस तरह मैनेज किया और उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि परिस्थितियां सबके साथ एक जैसी होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज खासकर महिलाओं की उनके साथ हर समय लगी रहती है, घर परिवार हर जगह देखना। लेकिन अगर जब चाह होती है मन में कुछ करने की, तो राह में जो आने वाली मुश्किलें होती हैं उनका सामना हम आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे हमारा जो सपना होता है, तो फिर वो जो सपना होता है वो हमें कभी सोने नहीं देता। जब हम जगते हैं, सोते हैं, हर वक्त वो हमारे साथ रहता है। तो हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं, हम उस चीज को जिए, अपने साथ अपने सपने को जिए, हम हर पल में जिए। हम कहीं पर भी जो भी काम कर रहे हैं, जो एनसीएफ है, जो ये नई शिक्षा नीति है, ये भी चाहती है कि जो उसके विद्यार्थी हैं, जो उसके शोधार्थी हैं, वो इस तरीके के कार्य करें कि मतलब ऐसी पढ़ाई करें कि वो अपने अनुभव को अपने परिवेश के साथ जोड़ें। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जो चीजें हैं, मैं उनसे खुद को जोड़ पाऊं, साहित्य को उससे जोड़ पाऊं। अभी एक विद्यार्थी हूँ सर, बहुत कम सीख पाई हूँ, लेकिन जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल और है, खासकर जब हम हिंदी को देखते हैं, साहित्य को देखते हैं। अब साहित्य में एनटीए ने बहुत बदलाव किया। परीक्षा में पूछने की रणनीति, खास करके डिस्क्रिप्टिव सवाल अब पूछे जाते हैं। बहुत डेप्थ में जाके सवाल पूछते हैं। मुझे तो लगता है टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। आपने इस सब्जेक्ट को किस तरह मैनेज किया? जी सर, बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, मैं देख रही हूँ। मेरा ये बस सेकंड अटेम्प्ट था नेट का, क्योंकि मैं इससे पहले जॉब में हूँ, तो कभी मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान भी क्या नहीं दिया, मेरी परिस्थितियों ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया। बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे साथ साथ चलती हैं। तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था सर, बिना तैयारी के दिया था। पर सेकंड अटेम्प्ट के लिए लास्ट 6 मंथ से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो मैं पुराने जो पेपर होते हैं उनको जो देखती हूँ, और पुराना सिलेबस जो देखती हूँ, वो हमें काफी इजी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इजी है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि तब जब लोग तैयारी करते होंगे, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते होंगे, उनके बिल्कुल। पास इतनी पुस्तकें नहीं होती होंगी, इतनी ऑनलाइन साइट्स उनके पास नहीं होती होंगी। और तो इसकी वजह से वो हमें इजी लगता है। हम लोग आजकल के परिवेश में पढ़ रहे हैं। तो एनटीए ने जो बदलाव किया है सर, उसको बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, एनटीए ने मतलब बहुत टफ तो नहीं किया है सिलेबस को, लेकिन हमारी रणनीति उस हिसाब से नहीं होगी, इसलिए हमें वो टफ लगा। क्योंकि वो बेसिक्स हमसे चाहता है, बहुत डीप उसने नहीं दिया है। वो जो भी चीजें दे रहा है, या तो वो भूमिका से देता है। जैसे उपन्यास में देख रही हूँ, बहुत बड़ा सेक्शन है, तो वहां पर उसने अंदर से बहुत ज्यादा ना पूछ के पात्र, उनके कथन और उनकी भूमिका से प्रश्न उठाए हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे नाटक, कहानी, निबंध, ये यहाँ से, ये छोटा पोर्शन है, तो यहाँ से उन्होंने अंदर तक भी वहां से प्रश्न उठा रखे हैं। तो ये वो हमें चेक करना चाहता है, जहां तक मेरा मानना है। एनटीए चाहता है कि वो जिनको भी सेलेक्ट करे, वो ऐसे हों जो उसको, उस पर एक बेसिक जिनका क्लियर हो, जिनकी अपनी समझ उस सब्जेक्ट में विकसित हो। ये मैंने अनुभव किया सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि खास करके कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद आप किस तरह के बदलाव देखते हैं?
जी सर, बहुत बड़ा बदलाव है मेरे अंदर। ऐसा होता है कि ज्ञान हर किसी के पास होता है पहले से। एक जो छोटा बच्चा जन्म लेता है वो भी अपने साथ कुछ न कुछ चीज़ें लेके आता है। फिर हम तो एक मतलब मास्टर कर चुके होते हैं, लेकिन हम उसको समेटना नहीं जानते हैं सर। हम उसको एक दिशा नहीं दे पाते हैं। अगर हमने ज्ञान को दिशा देनी है तो एक सद्गुरु जिसको बोलते हैं, गुरु की महिमा तो आपने भी हमें बताई है, और हम जहाँ पर भी साहित्य पढ़ते हैं तो हर बड़े रचनाकार के उसमें उन्होंने पहले गुरु का ही वर्णन किया है। तो वो गुरु की हमें बहुत आवश्यकता होती है कि किस तरीके से बच्चे के पास जो ज्ञान है, वो सही दिशा में उसको क्रमबद्ध तरीके से समेटे और किस तरीके से वो उसका परिस्थितियों के अनुसार उपयोग करे। ये मैंने आपकी क्लासेस में आके सीखा सर। मेरे पास जो भी पहले से था उसको और बेटर बनाया मैंने। आपकी जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होती हैं, आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस होती हैं, और आप जो हर सैटरडे को हमारे पास साथ डिस्कशन करते हैं, हमसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब आपने जो एक नए पैटर्न से क्लास शुरू की है, संडे की हमारी डिस्कशन क्लासेस, वो हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और है कि जो बच्चे, खास करके जो नए बच्चे, आज बहुत सारे बच्चे जब असफल हो जाते हैं तो वो बहुत जगह भटकते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ ज्वाइन करें, कहाँ ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि हर कोचिंग संस्थान अपने आप को बेस्ट दिखाता है। तो चूंकि आपने आप पिछले 6 महीने से क्लास ले रही हो, तो उन छात्र या छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर जिन्होंने परिस्थितिवश कभी भी मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा है, साहित्य को नहीं समझा है कि किस तरीके से पढ़ा जाना है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि एक बार विप्लव स्टडी सेंटर में क्लासेस जॉइन करके देखें। क्योंकि अपने आप को हर कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। साहित्य का क्षेत्र तो वैसे ही इतना विशद है कि उसके साथ हम आजीवन भी जुड़े रहेंगे तो हर दिन हमारे पास कुछ नया सीखने को होगा। लेकिन जब मैं सर की क्लास में जुड़ी हूँ, तो मैं ये पाई हूँ कि यहाँ पर जितने भी छात्र जुड़ते हैं, उनमें हर दिन नया बदलाव आता है। और जो भी अपने आप में बदलाव चाहते हैं, तो यहाँ पर जुड़ें, क्योंकि सर की क्लासेस में ऑल इंडिया से मतलब पूरे भारत के कोने-कोने से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ज़्यादा अनुभवी, कुछ कम अनुभवी, सबके अपने-अपने अनुभव हैं, पर हर कोई अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो किसी कारण से इस बार उनका रिजल्ट रुक गया है? उन छात्रों को आप क्या कहेंगे, मोटिवेट करेंगे? सर, मेरी एक कविता है, मेरे बच्चे भी स्कूल में हमेशा कहते हैं, मैम हमें पता है कि अब आप हमें क्या कहोगे। तो मैं वो ही फिर से कहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसीलिए जो है मतलब कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की एक पंक्ति है, तो मुझे बहुत मोटिवेट करती है सर। मैं अपने बच्चों को अपने स्कूल में हमेशा बोलते रहती हूँ। तो कभी भी असफलता जो होते हैं, हमें मतलब निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा बहुत सारी सीख मिलती है उससे। हम उसको नेगेटिव ना लेके उसे पॉजिटिव लें। अपनी कमजोरियों को अपनी मतलब कमजोरी ही ना समझ के उसको अपनी ताकत बनाना चाहिए सर। अगर हमें खुद से जीतना है, खुद पर भरोसा है, तो हम लोग एक दिन पूरे विश्व में मतलब अपना कहीं न कहीं एक छोटा-सा नाम ज़रूर क्रिएट करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं देखता भी हूँ, खास करके मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूँगा जिनका 1-2 नंबर से या पॉइंट से रुक गया, बिल्कुल निराश ना हो। मैंने देखा है कि जिन बच्चों को 1-2 साल नहीं हुआ ना, वो बड़े अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए। खास करके मैं क्लास में भी इनकी चर्चा करते रहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 3-4 बार नेट नहीं हुआ और नेक्स्ट बार पीजीटी में सिलेक्शन हो गया, या कोई अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए, तो उन्होंने बाद में यही कहा कि जो होता है अच्छा होता है। हमें नया, जब जब भी हम असफल होते हैं तो हम अपने आप के अंदर की कमियों को जरूर देखें। कहाँ कमी है, किस रूप में कमी है। मैं भी एज ए टीचर मैं देखते रहता हूँ कि कहाँ हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा होती है कि एकाएक बच्चों को डेप्थ में नहीं जा पाता हूँ। इसका कारण बस यही होता है कि सब डेप्थ में कुछ बच्चे तो संभाल लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं संभाल पाते हैं। तो मैं, मेरी कोशिश है कि मैं धीरे धीरे उन्हें ले चलता हूँ उस ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप अपनी सफलता में सहायक लोगों का जरूर नाम लेना चाहेंगे? जी सर, मैं सबसे पहले अपने माता-पिता का ही नाम लूँगी। मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक मैं छोटे से गाँव से पढ़कर आगे बढ़ी। और मेरे हस्बैंड, उनके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि
मैं मुझे एजुकेशन में लाने का श्रेय मेरे हस्बैंड का ही है। मैं पहले नर्सिंग डिपार्टमेंट में थी, वहाँ से जी। मैं यहाँ पर आई हूँ और एजुकेशन में भी मैंने हर पायदान क्लियर किया सर, बेसिक में और उसके बाद टीजीटी फिर पीजीटी, अब मैं हायर के लिए तैयारी कर रही हूँ, ये उनकी प्रेरणा है। और मेरे जितने भी सहयोगी स्टाफ हैं, वहाँ पर जितने मेंबर हैं, हर किसी की प्रेरणा और सहयोग और सर आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य, मैं सबको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी, मेरे परिवार वाले सब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला। तो दोस्तों, आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, कभी हिम्मत नहीं हारना है। और एक चीज मन में बना लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम तो सिंपल कहते हैं क्लास में भी कि लगे रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। और एज ए टीचर मैं अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। जो भी जिनका भी रिजल्ट रुका है, फिर से मेहनत करेंगे, हम सब मिल के मेहनत करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको भी मैम। थैंक यू सर।